हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स का टॉपिक इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें इस कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये आप यहाँ देख रहे हो कि बास्केट है, यहाँ क्या है, अनियन है और ये क्या होगी, अच्छी प्रोडक्शन हुई है उस साल। सप्लाई क्या है, सप्लाई काफ़ी अच्छी है और डिमांड भी है, तो इक्वल रेट मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई काफ़ी है और डिमांड लेने वाले भी हैं। तो क्या होगा, वो डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा, डिमांड भी है और सप्लाई भी है, और तो क्या होगा, उनके प्राइस क्या होंगे, स्टेबल होंगे। प्राइस क्या होंगे, स्टेबल, ज़्यादा नहीं। जैसे आप यहाँ कॉइन्स देख रहे होंगे, ये मेमोराइजेशन मेमोरी के लिए है, ये कॉइन्स दिख रहे होंगे, मतलब प्राइस स्टेबल है। ये यहाँ क्या हुआ कि फ्लड हो गया या फिर ड्रॉट आ गया इंडिया में, तो उससे क्या हुआ कि ऑनियन की प्रोडक्शन काफ़ी कम हुई। यहाँ आप देख रहे होंगे वहाँ बास्केट यहाँ कम है, तो क्या हो गया, सप्लाई कम है, सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज़। तो इससे क्या हुआ कि उसके प्राइस क्या होंगे, प्राइस हो जाएंगे इंक्रीज़। क्यों, सप्लाई कम है तो एक्चुअली सी बात है कि उसको ख़रीदने वाले काफ़ी बंदे होंगे। ये देखो, ख़रीदने वाले बंदे होंगे काफ़ी। और ये आते ही पूछते कि क्या रुपये प्राइस है। इन्होंने देखा कि पहले सप्लाई थी 15 kg, अब है मार्केट में अवेलेबल 5 kg, लेकिन ख़रीदने वाले बंदे उतने ही हैं, तो क्या होगा, उसके प्राइस राइज होंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये 500 की नोटों की गड्डी दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ गए। क्यों, सप्लाई कम है पीछे से। जैसे कभी आपने देखा होगा कि अनियन की सप्लाई पीछे से कम होती है तो स्टॉक करने लग जाते हैं ट्रेडर्स, ताकि जब प्राइस और बढ़े तब बेचें। तो देखेंगे जैसे जैसे सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का है, का मैंने कॉम्बिनेशन बताया। जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई और प्राइस में आप अपने कंसेप्ट को पता लगाओ कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड सप्लाई में, यहाँ सप्लाई का और डिमांड का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। जैसे सप्लाई घटी तो प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस क्या हो गया, स्टेबल हुआ। तो ये डिमांड सप्लाई का गैप है। आपने देखा कि कैसे सप्लाई घटती बढ़ती है तो प्राइस कैसे घटता बढ़ता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन डायग्राम। इन्फ्लेशन देख रहे हो कि ये एक ईयर है 1978 1983। इसमें क्या कि जो प्राइस थे, ये जो ये ब्लू लाइन है, ये इंडिकेट करिए कि प्राइस बढ़ रहे हैं, रेट राइजिंग हो रही है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। ठीक है, और आपने ये रेड लाइन देख रही होगी, तो ये बेसिक लाइन से नीचे चली गई है, ये यहाँ पे। तो यह क्या हुआ, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब जो प्राइस है वो घट गए हैं, मतलब सप्लाई क्या होगी, इसमें इंक्रीज होगी, एक्सेस अमाउंट में होगी, और प्राइस क्या घट गए हैं, मतलब उसकी कमोडिटी की वैल्यू नहीं रही है। तो इस वजह से या तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अदर कंट्री में, उसकी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए। तो ये कंसेप्ट था जो आगे हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अगर हम बेसिक्स ही याद रखें तो था रेट राइजिंग, प्राइस बढ़ना। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, वाई इट अकर, यह क्यों होता है। तो इन्फ्लेशन होता है रेट राइजिंग। किसी भी प्राइस का, मान लो 2021 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपये पर kg, और अब हो गया 2022 में हो गया 150 रुपये पर kg। तो क्या 50 रुपये का इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ से देखोगे ना आप, 50 रुपये का इंक्रीज। तो इसमें इन्फ्लेशन की जुड़ेंगे 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो एक प्रोडक्ट का है, लेकिन इन्फ्लेशन में क्या है, जनरल प्राइस लेंगे, मतलब एक सेट ऑफ बास्केट होता है कमोडिटीज़ का, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक सेट ऑफ बास्केट लिया जाता है, उसके हम डिसाइड करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने पढ़ा हुआ है, हम ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स। टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज इन देयर जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो ये तो इंक्रीज जनरल लेवल का मतलब क्या है, ए सेट ऑफ कमोडिटीज़। मतलब ये नहीं कि एक लगा लो मिल्क का प्राइस बढ़ गया या किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो वो इन्फ्लेशन होगी, ये नहीं है। एक सेट ऑफ कमोडिटीज़ होती है, एक पूरी बास्केट होती है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है, और इसका एक बेस लेवल भी लिया जाता है, बेस ईयर की कब से हम इसको मेज़र करेंगे इन एन इकोनॉमी। सस्टेन्ड ओवर ए टाइम, तो जो इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन का वो सस्टेन्ड है, मतलब हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं कि इतना बढ़ गया है,
और कभी कभी हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक टाइप है, उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है इसकी रेट कैसे डिसाइड करेंगे। रेट का मतलब क्या, किस दर से बढ़ रहा है रेट। आपने देखा होगा, आपने मैथमेटिक कंसेप्ट में पढ़ा होगा, जैसे ईयर 2022 चला हुआ है, प्राइस लेवल 2022 में जो है लगा लो, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था 150 2022 में, और अब प्राइस क्या था 2021 में 100, और बेस ईयर कितना था 100 वाला 2021 वाला लेंगे, और इनटू में 100, तो हमने परसेंटेज निकाला होगा, ये 50 अपॉन में 100 इंटू 100, ये आएगा 50% बढ़ गई। इन्फ्लेशन कितनी है 50%, 50। तो ये एक मेथड था इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है वाही इन्फ्लेशन अकर। तो ये क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्यों आती है इंडिया में या फिर पूरी वर्ल्ड में इन्फ्लेशन आती है, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहले इसके 3 फैक्टर हैं, 3 रीजन है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सबसे क्या, डिमांड पुल, फिर है कोस्ट पुल, फिर है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का मतलब क्या है, देखो डिमांड, पुल मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई है उस चीज़ की, लगा लो। अब आ गया है नेक्स्ट आएगा नवंबर मंथ में क्या होता है कि मैरिज वगैरह बढ़ती हैं, मैरिज का सीज़न होता है, उसमें क्या होता है कि गोल्ड की इंपोर्ट बढ़ जाता है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि मैरिज में हम बहुत सारा गोल्ड यूज़ करते हैं एज ए ज्वेलरी के पर्पज़ के लिए, तो उसके डिमांड बढ़ गई तो उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि डेली न्यूज़पेपर में अब ये रेट हो गया है 53,000 का रेट हो गया गोल्ड का। क्यों, क्योंकि अब जैसे जैसे मैरिज सीजन चलेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट है कोस्ट पुल इन्फ्लेशन, मतलब उसका कॉस्ट बढ़ गई उस प्रोडक्ट की। जैसे क्यों बढ़ी कॉस्ट बढ़ी, जैसे लेबर के रेट इंक्रीज़ हो गया, जो रॉ मटेरियल था उसके रेट बढ़ गए हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में उसके कॉस्ट पुश, इनिशियल कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, सर्विस कॉस्ट बढ़ गया, तो क्या होगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब क्या कि जैसे इकोनॉमी कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम चलाई जिससे मतलब लोगों के पास पैसा आ जाए, मतलब स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो घटा दी गई, CRR घटा दिया गया। मतलब ये आगे डिस्कस करूँगा, अभी की बेसिक टर्मिनोलॉजी आप इसको याद रखें कि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से क्या करिए, मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा, या लोन रेट थे या लोन की इंटरेस्ट रेट थे वो कम कर दिए गए हैं, तो पीपल्स के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मनी होगी और वो एक्सपेंड करेंगे। इससे इकोनॉमी में क्या आएगा, बूस्ट अप आएगा, और क्या आएगा उससे मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है। जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी जो CRR थी, कैश रिजर्व रेशो 100% कर दी गई ताकि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो। उस टाइम प्राइसेस, डिमांड और सप्लाई काफ़ी हो गई थी, डिसरप्ट हो गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं था डिमोनेटाइजेशन में भी। तब क्या होता कि प्राइस की घट गए थे, उसके पीछे रीज़न था कि लोगों के पास न्यू करेंसी नहीं थी। तो एक मॉनेटरी इन्फ्लेशन, हम इसका आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड इंक्रीज होती है बट सप्लाई कांस्टेंट होती है, इसमें अभी डिस्कस किया था। जैसे टू मैनी डॉलर रुपी चेजिंग टू फ्यू थिंग्स, जैसे मैं बता देता हूँ कि ये है एक ओनियन का एग्जांपल दिया था, यहाँ काफ़ी सारे पैसे थे तो क्या होंगे, डिमांड कम है, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा, तो क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज़ होंगे। एग्जांपल मैंने डिस्कस किए हैं कोविड-19 के अंदर। कोविड-19 में क्या था कि सप्लाई नहीं थी, जो ट्रक्स थे या फिर जो सप्लाई का जो मैकेनिज्म होता वो नहीं था, तो क्या होता कि सप्लाई नहीं थी, तो क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि एसेंशियल कमोडिटीज जो मतलब स्टॉक में भी रखा हुआ था, ये नाम लेके बेच देते कि स्टॉक पीछे से नहीं आ रहा, तो जो ऑलरेडी स्टॉक है उसको बढ़ा चढ़ा के रेट्राइचिंग करके उसको बेचा जा रहा था, तो क्या था वो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया किसी एक स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसका इफेक्ट अदर स्टेट में भी पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट से भी परचेज करेंगे जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ है। तो इससे क्या होता है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, क्योंकि उसमें सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है और डिमांड काफ़ी है। नेक्स्ट है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट में क्या होता है कि मैंने भी बताया था, राइजिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि जैसे रॉ मटेरियल क्या इंक्रीज़ हो गया, लेबर इंक्रीज़ होगी, सर्विसेज में क्या आ गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर, जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंटरनेशनल सप्लाई में जो क्रूड ऑयल हमारा क्या है कि 80% ऑफ ऑयल हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज से और अदर कंट्रीज से।
तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही अब कोरोना आया तो डिसरप्शन होगी सप्लाई की, ऑयल की, रॉ मेटल पीछे से कम आ रहा था, मीन्स क्रूड ऑयल। तो क्या कि रेट्स भी बढ़ गए थे ऑयल्स के, तो गवर्नमेंट ने बाद में घटाए भी, बट उससे क्या क्या हुआ कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में उसके प्राइस बढ़े, तो कॉस्ट क्या होगी उसकी, बूस्ट अप होगी, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जो उसकी लागत है किसी प्रोडक्ट की वो बढ़ रही है। इसमें कॉस्ट बूस्ट में क्या होता है कि सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। जैसे कोविड-19 में मैंने एग्जांपल बताया था आपको, इंक्रीजिंग प्राइसेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट मार्जिन। प्राइस क्यों बढ़ा दिए जाते हैं, जो प्रॉफिट के मार्जिन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके पीछे रीजंस बताएं, जैसे राइजिंग ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल में ऑयल के रेट बढ़ जाते हैं, और वेजेस हैं बढ़ गए हैं, राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस लाइक फूड एंड एनर्जी, राइजिंग इम्पोर्ट प्राइसेस बाई फॉल इन एक्सचेंज। जैसे अब क्या हुआ कि $1 यूएसए डॉलर कितने होगा, 80 रुपीज़ के नियर अबाउट चल रहा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, जब इम्पोर्ट करते हैं ऑयल, रॉ ऑयल, क्रूड ऑयल दूसरी कंट्री, हमारा फिर जो मोर देन 90% जो ट्रेड रिलेशन होता है वो किस में होता है, वो होता है यूएसए डॉलर में। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमें ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी रशिया में तो क्या हम उनकी करेंसीज़ में, अपनी करेंसीज़ में एक्सचेंज करके ख़रीद रहे हैं, बट इसका आप देख रहे होंगे जैसे ही एक्सचेंज रेट में जैसे ही बढ़ेंगे हमारे यूएसए के साथ या यूएस करेंसी के साथ, डॉलर के साथ, तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ेगा एक्सचेंज रेट में। तो जब हम ऑयल की पेमेंट करते हैं तो डॉलर में करते हैं। नेक्स्ट है मॉनेटरी इन्फ्लेशन और सप्लाई ऑफ मनी। मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब जैसे मनी इन्फ्लेशन में बढ़ गई है, मतलब मनी की सप्लाई बढ़ गई है, जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी। जैसे मैंने ऑनियन का अदर कमोडिटी है और इसकी सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ा दी हम, जैसे कई सारे ऑनियन हो गए हैं, तो इसके रेट क्या होंगे, स्टेबल होंगे या घट जाएंगे। अगर कम है ऑनियन की सप्लाई तो क्या होगा, ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, आप ये देख रहे हो इस डायग्राम के थ्रू। इक्वल का मतलब ये नहीं कि इक्वल हो गए हैं ये इतने पैसे के, मतलब अगर सप्लाई घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा। ये प्रोडक्ट के में भी है और ये मनी के सिनेरियो में, अगर मनी की सप्लाई घटा दी जाए तो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो लोग बाग कम खरीदेंगे, इसलिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे ही सप्लाई मनी की इंक्रीज कर दी जाए तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीपल्स के पास पैसा आ जाएगा और वो परचेज करेंगे चीज़ों को, तो उससे क्या होगा कि रेट राइजिंग होगा। नेक्स्ट है वाही वट इफ़ द प्राइस डिक्रीजेज। अगर प्राइस घट जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। अगर घट जाते हैं तो ये अपोजिट सिचुएशन है किससे, इन्फ्लेशन से, इसको डिज इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो डिज इसका क्या इफेक्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी है, मॉडर्न गवर्नमेंट ने मैक्रो पॉलिसी निकाली है। तो प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, डिज इन्फ्लेशन हो जाएगी, उसके नेशनल लेवल पे और आउटपुट में उसका रिडक्शन हो जाएगा उस कमोडिटी का। तो मतलब उसकी सप्लाई ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसके रेट घटने स्टार्ट हो। जैसे थोड़े टाइम पहले क्या था क्या कि नींबू के प्राइस काफ़ी बढ़े क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं थी, बट अब स्टेबल है क्योंकि पीछे से सप्लाई है। तो क्या, तो अगर और ज़्यादा सप्लाई आ जाए पीछे से या इंटरनेशनल किसी कंट्री से हम खरीद लें तो क्या हो जाएगा, डिज इन्फ्लेशन, उसके प्राइस और घट जाएंगे क्योंकि मार्केट में क्या सप्लाई अवेलेबल है। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के 3 टाइप ब्रॉड कैटेगरी हैं और अदर्स भी कैटेगरी हैं, बट मोस्टली 3 टाइप्स दिखाई गई हैं, लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि ये स्लो होती है, मतलब 1 डिजिट में लगा लो आप, 1 से 9 डिजिट के अंदर ही 1% से लेके 9% के बीच में रहती है। प्रिडिक्टेबल लाइन्स है, कितना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कितनी इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या लॉन्गर पीरियड के लिए होती है कि इन्फ्लेशन मतलब इकोनॉमी स्टेबल है, प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़े हैं लॉन्ग टाइम के लिए, और ये सिंगल डिजिट में होती हैं। इन्फ्लेशन हैज़ आल्सो कॉल्ड एज ए क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसे आपको कोई ऑप्शन मिला कि किस इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है, आपको लो इन्फ्लेशन नहीं मिला तो आप क्या करोगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन को देखना है आपको। ये एग्जामिनर क्या करेगा, आपको आपके ब्रेन पावर के साथ खेलेगा, तो वहाँ लो इन्फ्लेशन ना हो, अगर ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन में तो आपको उसको क्या करना, करेक्ट करना है। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, लो इन्फ्लेशन कहा जाता है, या लो इन्फ्लेशन को क्या कहता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्रीपिंग का मतलब भी आपको पता होगा कि जैसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, रेंग के चलना, जैसे सांप क्रीप करके चलता है। तो क्रीपिंग का मतलब क्या है कि वेरी स्लो और प्रेडिक्टेबल लाइंस में,
स्टेबल इकोनॉमीज़ में होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जैसे लाइक इंडिया है, जापान है, यूएसए हैं, वहाँ रेट राइजिंग मतलब इतने मतलब जापान में तो विद इन 1 और 2% ही है, यूएसए में भी कम है, और इंडिया में भी प्रिडिक्टेबल लाइंस के अंदर ही है। जैसे अर्जेंटीना में पीछे काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ी थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफ है एक इन्फ्लेशन का, जैसे एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन का ग्राफ है, फिर ये वॉकिंग है, फिर ये रनिंग है, फिर ये क्या है हाइपर इन्फ्लेशन। ये एक डायग्राम है, ये टाइम्स ईयर्स हैं, इस साइड क्या प्रिडिक्टेबल फिनिश इन प्राइस लेवल बता, ये प्राइस लेवल का ग्राफ है इस साइड वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या बता दिया गया, ईयर बता दिया गया, ताकि लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहें तो प्राइस उसको क्रीपिंग बोलेंगे। फिर थोड़ी और ज़्यादा इन्फ्लेशन उसको वॉकिंग, फिर और ज़्यादा इन्फ्लेशन उसको रनिंग, और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन जैसे ट्रिलियन बिलियन में बढ़ गई हो, करेंसी की वैल्यू ही नहीं रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ये आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। नेक्स्ट है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहले इसको क्या क्या कहा जाता है डिस्कस करेंगे। होपिंग भी कहा जाता है, जंपिंग, रनिंग और रन अवे। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी मिल सकती है, वही राइट आंसर होगा। तो गैलोपिंग में क्या होता है कि वेरी हाई इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में, 10 से लेकिन 999 तक लगा लो आप। इसका एग्जांपल डिस्कस करें 1970 में, 1980 में लैटिन अमेरिका में, जैसे अर्जेंटीना है, चाइल है, ब्राज़ील है। आप इसका एक्चुअली में मैप में देखना, साउथर्न अमेरिका कंटिनेंट में है कंट्री, आप उनका लोकेशन देखना कहाँ, ताकि आप मेमोराइज़ कर पाएँ और जब लिखें तो आप भूलें नहीं इनका नाम और इनकी लोकेशन, आपको क्लिक करें। उस टाइम बढ़ गई थी 52 700 500 से 50 से 700% तक इनकी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। तो कुछ रीज़न रहे होंगे, वॉर होगा या फिर डिमांड सप्लाई का गैप होगा, जो भी रीज़न थे। तो ये एक एग्जांपल है कि गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहाँ और कैसे आई थी। जैसे रशियन इकोनॉमी है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, क्यों? क्योंकि वहाँ एकदम प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद क्या, क्योंकि इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाई। जैसे इंडिया में क्या कि प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, एकदम नहीं कर सकते, एकदम सोसाइटी में चेंज नहीं आता है। तो यूएसए की इकोनॉमी यूएसए डिसइंटीग्रेशन, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो रशिया बना था। तो उस टाइम भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन वहाँ में देखने को मिली थी। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि वेरी लार्ज और एक्सीलरेटिंग ग्रोथ होती है किसकी, इन्फ्लेशन की, कि इसमें मिलियंस का मतलब होता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, और इवन ट्रिलियन इतनी, मतलब जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू रहती नहीं है। और ये कब होती है, वेरी शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, कुछ ही टाइम में हो जाती है। हमने कहाँ देखा है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी 1920 में, और 1923 में एक कमोडिटी के प्राइस कितने बढ़ गए थे, 36 बिलियन। तो लोग क्या करते हैं जब इतनी इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जैसे बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी में प्राइस बढ़ गए तो क्या करेंगे, तो उसमें करेंगे जो डोमेस्टिक करेंसी थी उसका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, लोगों का उसमें विश्वास ही नहीं है कि आपको एक ब्रेड लेने जाना है तो आपको 1 बिलियन या 1 ट्रिलियन रुपए देने पड़ जाएं तो क्या होगा, इतनी करेंसी हम उठा के नहीं ले जा सकते। तो डोमेस्टिक करेंसी हो गई है कोलैप्स। तो लोग बात क्या करते हैं कि फिजिकल असेट ले जाते हैं, गोल्ड ले जाते हैं, फॉरेन करेंसी ले जाती हैं। ये इन्फ्लेशनरी प्रूफ असेट हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई तो ये क्या करेंगे, उसको रिकवर करेंगे उससे। जैसे अभी ईरान में क्या हुआ था कि सेक्शन लगा दिए थे यूएसए ने, तो वहाँ की किसी के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था कोई कंट्री उनके साथ, तो फिर क्या हुआ कि उनकी करेंसी की डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल में करेंसी कोलैप्स हो गई थी। तो उन्होंने अपनी करेंसी में या तो डॉलर में ना करके जो कंट्री की डोमेस्टिक की करेंसी है उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि प्राइस स्टेबल रहे। और पीपल क्या करते हैं, बार्टर एक्सचेंज करते हैं। बार्टर में क्या होता है कि इसका ये होता है कि जैसे जिसके पास अनियन है वो ढूंढेगा वीट वाले को ढूंढा, अगर मुझे वीट चाहिए और मैं ये ऑनियन बेचूंगा। इसमें क्या मेन दिक्कत क्या आती है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जिसको जो चाहिए वो जिसको ऑनियन की ज़रूरत है और जिसके पास वीट है, ये दोनों की डिमांड डबल कोइंसिडेंस है। जिसको ऑनियन चाहिए वो किसको ढूंढेगा, वीट वाले का, वीट वाला किसका ढूंढेगा, अनियन वाले को। तो ये एक सर्कल चलता है इसमें। तो इसका ये कोइंसिडेंस है कि हम जल्दी एक्सचेंज नहीं कर पाते, चीज़ों को ढूंढते हैं, टाइम लगता है चीज़ों को सेल और परचेज करने में। तो ये बार्टर सिस्टम है, जब तक करेंसी नहीं आती तो हम ऐसे ही करते थे। तो ये देखोगे बार्टर सिस्टम का मैंने एग्जांपल दिखाई है, वीट है,
ये अनियन है, इनको ख़रीदने, इसको ये चीज़ें ख़रीदनी हैं, इस बंदे को ये ख़रीदनी है, तो ये ढूंढेंगे एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, मार्केट में, मूव हेयर एंड देयर। ठीक है। नेक्स्ट है अदर वेरिएंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में कहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आफ्टर कोरोना रिकवरी। उस आफ्टर कोरोना क्या हुआ था, जो लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक था उसको निकाल रहे थे क्योंकि सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी। बट अनसर्टेनिटी ये भी थी कि क्या हुआ क्या नहीं होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ गई थी। और इसका कम्बिनेशन क्या क्या गया, हाई इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ। और उसकी हाई ग्रोथ भी होती थी क्योंकि कोरोना से पहले तो इकोनॉमी रिकवर करी थी इंडिया की, बट इतनी नहीं, लेकिन उसके बाद एकदम बूस्ट हुआ, लोगों ने परचेज करना स्टार्ट किया और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी साथ साथ में। नेक्स्ट है बोटल नेक इन्फ्लेशन। बोटल नेक इन्फ्लेशन में क्या होता है, उसमें क्या होता है, सप्लाई तो फॉल हो जाती है कि सप्लाई पीछे से घट रही है ड्रास्टिकली, जैसे ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में डिमांड रिमेन एट द सेम लेवल। जैसे ड्यूरिंग कोरोना टाइम में अल्कोहल की डिमांड थी, जैसे जिसके पास पैसे थे तो क्या हुआ कि अल्कोहल लिकर शो बंद कर दी गई थी, तो उसमें क्या होता है कि बोटल नेक, जैसे बोटल का नेक का मतलब क्या है, एग्जांपल देखो बोतल का, ये आगे ये हेड है। बोटल नेक का मतलब क्या, सप्लाई कम है, यहाँ से निकल कम रही है लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, पीछे से लोग बाग मांग रहे हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, ये लगा लो बोटल नेक, बोटल का नेक, नेक मीन्स गर्दन। तो एक ये मैंने मोनिक्स बनाया कि इसको कैसे याद रखेंगे। बोटल नेक में क्या होता है कि सप्लाई मतलब है बट सप्लाई नहीं है और डिमांड है। तो ड्यूरिंग कोरोना एल्कोहल डिमांड बढ़ी या बेसिक रॉ मटेरियल की डिमांड थी वो नहीं थी, तो बोटल नेक इन्फ्लेशन, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं थी, सप्लाई चेन मैकेनिज्म नहीं था, तो डिसरप्शन हो गया था। देन क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गई एकदम से, जो पल्सेस के रेट थे 60 रुपीज़ वो डायरेक्ट 120 हो गए थे, डबल बढ़ गए थे। क्यों? पीछे से सप्लाई नहीं है और परचेज करने वाले लोग भर भर के स्टॉक कर रहे थे, एकदम डिमांड बढ़ गई और सप्लाई पीछे से थी नहीं, तो स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें वन और समाल, एक या कुछ एक ग्रुप होते हैं कमोडिटी के, वो बढ़ जाते हैं सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। सस्टेन का मतलब कहते हैं कि हम उसको सस्टेन कर सकते हैं इतनी इन्फ्लेशन को पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कहीं फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, उस टाइम क्या होगा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो रॉ मटेरियल है, वो तो सब ख़राब हो गया जहाँ पर था स्टॉक में लोगों के पास, तो वो तो माइग्रेट करेंगे, वन प्लेस टू अनदर जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर्टिकुलर लोकेशन में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई यहाँ ऑलरेडी नहीं थी, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्क्यूफ्लेशन। ये सस्टेन जैसे ही यहाँ पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो ये लोग यहाँ चले जाएंगे, तो फिर नॉर्मल सिचुएशन हो जाएंगी आफ्टर 6 मंथ। तो ये क्या है, स्क्यूफ्लेशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है रिफ्लेशन। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए, और क्या करती है, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए इकॉनमी क्या करती है, जो प्राइस रेट हैं टैक्स के वो कट कर दिए जाते हैं, इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया जाता है, जो बैंक से हम लोन लेते हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं, टैक्स रेट कम हो गए, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाता है। जैसे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जैसे ये होता है कि अगर एक कंस्ट्रक्शन, जैसे हम रोड बना रहे हैं या फिर हाउसिंग फॉर ऑल का जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है कि 400 प्लस इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे उनका इकॉनमी रन करती है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाता है ताकि डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़े और इकोनॉमी की बूस्ट करें। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, ग्रेट रिसेशन हुआ था 2007 से 9 तक, यूएसए में 2008 में था, उसका इफेक्ट इंडिया में भी दिखा। तो उससे क्या हुआ कि रिफ्लेशन की टाइप की हमें इन्फ्लेशन दिखी और उसका अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना काफ़ी इफेक्ट नहीं हुआ, आउटपुट क्या हुआ इतना नहीं हुआ, बट गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर काफ़ी करती है। तो ये रिफ्लेशन का पार्ट है, रिफ्लेशन बोलेंगे उसको, रिफ्लेशन इन्फ्लेशन। फिर है हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको इंडिया में WPI से मेजर किया जाता है। WPI का मतलब क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल का मतलब कहता है जैसे एग्रीकल्चर है, क्रॉप कटी गोडाउन के अंदर गई और इसमें से इसको होलसेल मतलब बल्क लेवल पे क्या रेट है, उसको इन हेडलाइन इन्फ्लेशन को WPI से हम मेजर करेंगे। इसमें कहता है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज
गुड्स में रॉ मटेरियल आ जाएगा, सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, इकोनॉमी पे उसमें क्या चेंज आया हुआ है उसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आपने ये देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में आता है। नेक्स्ट है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेज क्या क्या है इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन क्यों होती है, उसके क्या कारण है, कॉजेज भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या कारण है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है और क्यों ज़रूरी है। तो कॉजेज होगी, इंटरनल कॉजेज क्या क्या होते हैं, जैसे राइज ऑफ जीएसटी टैक्स, जीएसटी की रेट बढ़ा दी, जैसे पहले डेयरी प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं था, 5% कर दिया गया है, जैसे कर्ड के ऊपर, जो ब्रांडेड कर्ड है उसके ऊपर, ठीक है। और लेबर कॉस्ट जैसे बढ़ रही है, और इंक्रीज इन क्रेडिट सप्लाई, लोन, क्रेडिट का मीन्स होता है लोन, लोन की सप्लाई भी बढ़ रही है, तो क्या होगा उसका, इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या डिमांड सप्लाई में, तो जो मैंने कंसेप्ट कहा था उससे क्या होगी, बूस्ट होगी सप्लाई, तो क्या सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई बूस्ट होगी, तो क्या होगा, रेट राइजिंग बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई पीछे से जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉन्स्टेंट है। तो एक्सटर्नल कोजेज क्या हैं, देखो इंटरनल होगी जो इंडिया के अंदर कर सकते हैं, एक्सटर्नल मतलब उसका हमारे ऊपर लिमिटेड ही कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, जैसे डिमांड सप्लाई डिसरप्शन होती है, जैसे वार हो गया कहाँ पर, जैसे अब रशिया में और यूक्रेन में वॉर चला हुआ है, उसका डिसरप्शन में क्या होगा, जैसे हम यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल मंगाते हैं या रशिया से भी हमारा ट्रेड होता है, तो कुछ टाइम के लिए रुक गया, क्योंकि वहाँ अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा। जैसे गल्फ़ कंट्री क्या है, गल्फ़ कंट्री जो आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के आसपास का जो एरिया है वो काफ़ी वल्नरेबल एरिया है, उस टाइम वहाँ क्या कुछ हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिव रहते हैं। तो और वो सप्लाई में डिसरप्ट ना कर दें, जैसे लाइक सी से आती हैं तो कभी स्मगलर वगैरह होते हैं या फिर हाईजैक कर लिया जाता है शिप को, तो उससे ग्लोबली राइज इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, तो हम हमारा 80% ऑफ ऑयल हमारा डिपेंड किस पे, गल्फ़ कंट्रीज़ पे, अदर कंट्रीज़ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है इंडिया के साथ प्राइस मतलब इन्फ्लेशन के लिए। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, हम 60% मोर देन 50% क्या करते हैं, नेचुरल गैस को हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि नेचुरल गैस मंगा रहे हैं, अगर कहीं वॉर हुआ या फिर कुछ सप्लाई में डिजप्शन हुआ तो प्राइस इंडिया में इनडायरेक्टली बढ़ेंगे, तो वो इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता ना चीज़ों को, तो क्या रही है एक्सटर्नल कोजेज हैं। अगर हमारी इंडिया यूएसए डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर और इंडियन रुपीज़ में क्या हुआ कि जैसे अब पहले 70 का रेट था, उस टाइम के बाद अब 80 का हो गया, तो उससे क्या हुआ कि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं तो हमारी मतलब पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा एक हमारी इंडियन की जो मनी है वो डिवैल्यू हो जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू यूएसए डॉलर। तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन इंडिया में भी बढ़ेगी, उसका इफेक्ट ये होगा। तो हमने इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन की टाइप को अच्छे से पढ़ लिया गया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे रन करती है, एक्चुअली में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंट्रोल मनी सप्लाई, हम कैसे करते हैं मनी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का क्यों यूज़ है, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग मॉनेटरी पॉलिसी है। तो कंट्रोल द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, कि कैसे हम मनी सप्लाई को हम कंट्रोल करेंगे। तो हमने जो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ा था, कभी मॉनेटरी पॉलिसी कभी टाइट होगी और कभी क्या होगी लूज। इंजेक्ट और एब्जॉर्ब मनी, जो हमारी इकोनॉमी में मनी है, जो पैसा है 1% टू 2% जा रहा है, उसको कैसे ऑब्जर्व करें और कैसे बढ़ाएं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। मेक लोन एक्सपेंसिव एंड चीप, जो लोन्स हैं उनको एक्सपेंसिव कब बनाना और चीप सस्ता कब बनाना है। और इसमें क्या होता है कि एंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, ये नहीं कि आज मिल्क का रेट है 50 रुपीज़, नेक्स्ट डे 200 रुपये हो जाए, ऐसे नहीं। उसको इन्फ्लेशन को हमें कैसे कंट्रोल करना है, प्राइस को स्टेबल कैसे रखना है, इकोनॉमी को सस्टेन में कैसे रखना है, तो टारगेट होता है। अभी एक्चुअली में क्या बजट में मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस लगा लो जो उसके, तो आरबीआई के साथ मीटिंग करके जो डिसाइड किया गया टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है 4% तो है ही, +-2%, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम 6%, ये टारगेट रखा गया है कि हमें क्या टारगेट है इन्फ्लेशन का, 2 से लेकर 6% तक सस्टेनेबल है इंडिया के लिए। अब ये टारगेट रखा गया है, बजट में था ये। एडजस्ट द इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जाए, अगर मनी सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट कम कर दो, अगर मनी सप्लाई को घटाना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो ये ऐसे चलता है, आगे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे।
इंश्योर द ट्रस्ट इन द करेंसी। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू मेंटेन रहे और ऑथेंटिसिटी रहे। ये नहीं है कि कोई फेक करेंसी तो नहीं रन कर रही इंडिया के अंदर, फिर प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी वैल्यू है डिवैल्यू ना हो, जैसे जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 में हो गई थी, ऐसा ना हो। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के मीनिंग है। तो इसको कैसे कैसे क्यों यूज़ की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी एक आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन मॉनेटरी अथॉरिटी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मॉनेटरी पॉलिसी को अथॉरिटी कंट्रोल करती है इंडिया में? वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई है और यूएसए में एफबी है, और इसको मतलब नाम डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे बट काम सभी का सेम होता है। तो हाउ आरबीआई कैन कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या हुआ कि आरबीआई रिलीज़ करेगी मनी टू बैंक को देती है, न्यू करेंसी जैसे इशू करती है, और वैसे लोन भी दे सकती है, उनसे ले भी सकती है आरबीआई, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कंज्यूमर क्या करते हैं, उन पैसे को इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं। इफ़ आरबीआई बूस्ट कर दे मनी को मतलब सोसाइटी में बूस्ट कर दे मनी को इकोनॉमी में, उससे क्या हुआ कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाएगा। अगर घटा दे मनी सप्लाई को, क्या होगा, स्पेंडिंग घट जाएगा। जैसे मनी सप्लाई घटा दी तो लोगों के पास पैसा कम होगा, तो क्या होंगे, कम परचेज करेंगे, तो प्राइस स्टेबल हो गया। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ाई तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी और लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। इसमें हम कुछ टूल यूज़ करते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले ये देखते हैं कि स्टेप टेकन बाय आरबीआई टू दैट लीड टू ए रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी कैन लीड टू विच ऑफ द फ्लोइंग आउटकम। घटा दी गई है सप्लाई को इकोनॉमी में, तो क्या आउटकम होगा? तो कंज्यूमर की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, घट जाएगी। जैसे क्या आता कि मनी, ये सारे मनी के नोट लगा लो जो मैंने दिखाया था एग्जाम्पल, और ये एक ओनियन है, ये बहुत सारी मनी है। तो इसमें क्या हुआ कि उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर हम सप्लाई को घटा दें, ये चिल्लर रखे हुए हैं, ये एक ही ओनियन है, तो अगर सप्लाई नहीं है, वो रखे हुए हैं जो कॉइन्स मैंने दिखाए थे आपको, तो यहाँ क्या होगा, कम प्राइस बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्राइस स्टेबल हो जाएगा। तो इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, और ज़्यादा पैसे तो इसको बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी। मनी कैसे फ्लो करती है, सर्कुलेशन फ्लो है, ठीक है, मनी का। जैसे यहाँ ये फिल्म लगा लो, फिल्म का इंडस्ट्रीज होता है, उसमें क्या कि उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ठीक है। गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय काम करें उन्होंने उनको इनकम दी, ठीक है। जो ये लोग वर्किंग कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ये आप देख लेना एरवेड। तो गवर्नमेंट ये वेजेस देती हैं, सैलरी और पेंशन देती है, तो इन्होंने नेट टैक्स दिया। तो उसके बाद क्या होगा, जो हाउस होल्ड थे उन्होंने कैपिटल, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ख़रीदा यहाँ से। तो वो आया कहाँ से था, फिल्म से आया था। तो फिल्म ने भी लोन लिया गवर्नमेंट से बैंक के थ्रू। तो ये फिनेंशियल मार्केट ऐसे चलती रहती है। ये फिल्म ने, ये जो हाउस होल्ड थे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते उनको वेजेस दिए, और जो रेंट वगैरह था वो दिया। तो और कैपिटल जो गुड्स उन्होंने सेल कर, उससे क्या होगा, बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट होगी, उनको सप्लाई कर दिया या सेल्स एंड परचेज का काम हुआ। तो ये कि इकोनॉमी का सर्कुलेटरी फ्लो ऑफ द मनी है कि मनी कैसे सर्कुलेट होती है वन इंस्टीट्यूशन टू अदर इंस्टीट्यूशन। तो गोल्स क्या क्या होते हैं इनकी मॉनेटरी पॉलिसी के? सबसे पहले कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा डिसरप्शन ना हो इकोनॉमी में, एकदम ज़्यादा रेट ना बढ़े, एकदम ज़्यादा घटे ना, तो ऐसी अनसर्टेनिटी ना हो। फिर प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। प्राइस स्टेबिलिटी का मीन्स एक एवरेज, जैसे 1 ईयर में लगा लो 1 डिजिट में इन्फ्लेशन है, तो टॉलरेबल इंडिया में 2 to 6% का टारगेट रखा गया है, तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए प्राइस का। इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आज तो 12% इंटरेस्ट रेट है हम होम लोन पे, कल 20 हो गए, तो वो फिजिबल नहीं है, पीपल दे ही नहीं पाएंगे इतना इंटरेस्ट लोन। तो वो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए इंटरेस्ट रेट के अंदर भी। तो ये, और नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे अभी रेट 80 है, कभी 79 हो जाता है डॉलर के साथ इंडिया का, कभी 78, ये फिजिबल है। अगर ये 100 चला जाए तो अब हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? हमें बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपोर्ट ऑयल परचेज करते हैं, हम वहाँ देना पड़ेगा। तो ये एक डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, हमें इसको स्टार्टिंग में पड़ा था, तो ये इसको स्टेबल रखना है। तो सारी चीज़ों को, ये नहीं कि एक चीज़ बढ़ेंगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। द सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम,
तो ये नहीं कि जो फिनेंशियल सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाए ताकि लोग पैसे लेने आए बैंक में उनके पास हो ही ना, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ये एक डायग्राम देख लेना, इसके ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए हैं। इसमें नेक्स्ट है हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो ये आरबीआई की बिल्डिंग है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो ये पर्सन इनको लगा लो मनी है, ये इसके अंदर मनी है, ये बाहर ये लगा आयरन ग्रिल लगा दी है। अगर आरबीआई बैंकों से पैसा ले ले, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, मनी सप्लाई घटा दे, तो क्या कंट्रोल हो जाएगी इन्फ्लेशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैसे कंट्रोल करती है। अगर मनी सप्लाई कम कर दे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, लोगों के पास पैसे कम हो गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो क्या होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे पैसे हैं और ऑनियन एक ही है, तो खरीदने जाएंगे उसके रेट बढ़ेंगे। अगर मार्केट में पैसे भी कम हो जाएँ तो ऑनियन के रेट भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, बट ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है मनी फ्रॉम द मार्केट। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल का काम है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इसको। हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प इन इंडेंजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रखती है, इंजेंडरिंग। तो स्टेबल द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग वगैरह स्टेबल रखना ताकि रेट राइजिंग एकदम से ना हो, एकदम लोग पैसे ना निकालने लग जाएं और वहाँ उनके पास पैसे ही ना बचे तो कैसे रन करेगा बैंक। स्टेबल वैल्यू ऑफ रुपी, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो। प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, मतलब उनके साथ जैसे साइबर फ्रॉड वगैरह ना, उनके साथ अवेयरनेस इंक्रीज करना टाइम टू टाइम, और उनको उनका फेथ रहे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ करेंसी, करेंसी का एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे आजकल ये भीम ऐप वगैरह आ गए हैं तो ईजिली ट्रांजैक्शन हो पाती हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब फास्टली मैनेजमेंट हो जाता है चीज़ों को। IRT, GSI, ये जो होती हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इंक्लूसिव फिनेंशियल सिस्टम, इंक्लूसिव का मतलब कहता है कि जो पुअर आदमी हैं, गरीब हैं, उनके पास भी फिनेंशियल से डोर स्टेप पे हों, विद इन 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का टारगेट। जैसे अब जो पोस्ट ऑफिस थे अब उनको एज ए स्मॉल सेविंग बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा, तो क्या इंक्लूसिव फिनेंशियल सिस्टम होना चाहिए हर बंदे के पास। जैसे आगे डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे कैसे करते हैं। एफिशिएंट फिनेंशियल सिस्टम बताया था कि मैंने, जैसे भीम ऐप वगैरह हो गया, चेक हो गया, तो वो ईजिली चीज़ें हो जाती हैं। तो हाउ डज मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प इन इंडेंजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कैसे ग्रोथ को। तो जैसे लो डिमांड है मार्केट के अंदर, लो डिमांड है तो लो प्रोडक्शन होगी। अगर ज़्यादा बना के क्या करेंगे जब कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं, तो क्या होगी, लेस जॉब होंगी, फायर कर दिया जाता है एक्स्ट्रा बंदे को, लेस इनकम होगी। तो हमें गवर्नमेंट क्या करेगी, एरो ऐड है, गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ा देगी। एरो ऐड ऊपर की तरफ है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर दी है और बूस्ट अप कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है बिजनेस एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। तो मनी सप्लाई बढ़ा दिया, पॉलिसी रेट कम कर दिए, जो बैंक लोन प्रोवाइड करती हैं, सस्ते लोन देने लगे तो लोग बाग खरीदेंगे। तो कैश इन सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग बाग इंटरेस्ट लेंगे और मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे। जैसे CRR कम कर देंगे, SLR कम करेंगे, डिटेल में डिस्कस करूँगा क्या होती हैं चीज़ें। तो कैश क्या है, बढ़ जाएगा सोसाइटी में। तो उन अगर जैसे ही लोगों के पास कैश आएगा वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगी, मोर डिमांड जनरेट होगी, तो मोर प्रोडक्शन होगा, मोर जॉब होंगी और मोर इनकम होगी। ये एक टूल था कि कैसे इकोनॉमी ग्रोथ करती है। जैसे आफ्टर कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ने लोगों को इंसेंटिव दिए, प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई कि कैसे बूस्टअप की जाए इकोनॉमी को। तो ये चीज़ें हैं, तो कैसे इकोनॉमी रन करती है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कि क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड टू डिजिट्स, नंबर से। क्वालिटेटिव मतलब मीन्स इनडायरेक्ट वे में हमको उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। वैसे दोनों ही इनडायरेक्ट वे में होती है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव टूल में क्या क्या आएंगे, रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। नेक्स्ट है रेट्स, रिपो, RR, बैंक रेट्स, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि क्वांटिटेटिव टूल में हम कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्या क्या आएंगे, लोन टू वैल्यू रेशो, कितना मार्जिन रखना है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट कम से कम कितनी देनी है, रैशनिंग, मोरल सुएशंस, डायरेक्ट एक्शन। ये डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। अभी तो ये एक डायग्राम के साथ आपको ये दिखाया गया कि एक ही जगह पर सारे नेम हो ताकि आप इजीली रिकॉल कर पाएँ जब आप एग्जाम में बैठें।
तो नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव टूल मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। तो क्वांटिटेटिव टूल में हम अभी क्वांटिटेटिव टूल क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और जनरल इन नेचर होते हैं। जनरल का मतलब मीन्स क्या होता है, इन नंबर ऑफ टूल होते हैं, ये नहीं स्पेसिफिक नहीं है। और इसमें मनी वॉल्यूम और क्रेडिट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसके ऊपर कैसे चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और उसको एक टर्मिनोलॉजी इसको याद रखना है, आगे बहुत बारी यूज होगी। लिक्विडिटी, इसका मतलब एक्सचेंज फॉर कैश, नकद धन। जैसे लगा लो ये बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है और हम इसके लिए कितने पैसे देने हैं, 5 रुपये का, पार्ले जी का लगा लो, तो ये क्या होगी, लिक्विडिटी कितनी होगी इसकी, 5 रुपीज़ की। इसका रेट बढ़ जाए तो लिक्विडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इसका रेट घट जाए तो लिक्विडिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ कैश, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी लिक्विडिटी है। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है CRR बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशो। इसमें क्या होता है कि बैंक को लगा लो, बैंक के पास है 100 रुपीज़ हैं टोटल, क्योंकि 100% से कंपेयर करें तो 100 का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। तो कैश रिजर्व रेशो में क्या है, अब रेट चला हुआ है 4.50, मतलब 4.5 रुपये, 4 रुपये 50 पैसे हमें क्या रखने पड़ेंगे, एक साइड में रखने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि जिसने आज पैसा जमा कराया है, लगा लो आज किसी ने जमा कराए हैं 10 रुपीज़, वो कल तो लेने आएगा नहीं, वो लगा लो एवरेज लगा के चलते हैं कि 10 या 15 दिन में या महीने में 2 महीने में लेके आएगा। जिसने 10 दिन पहले जमा करवाया था वो लेने आएगा, तो हमें उसको देना है। तो कैसे देंगे, तो हमें ये इतनी अमाउंट हमें फ़िक्स रखनी पड़ेगी, एक जगह रख दी जाएगी, ताकि डेली ट्रांजेक्शन होते रहें और बैंकिंग सिस्टम अच्छे से रन करें। और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस पर इंटरेस्ट क्या होता है, डज नॉट पे इंटरेस्ट। RBI इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि ये क्या है कि जनरल ट्रांजेक्शन के लिए रख दी गई एक साइड में। कहाँ स्टोर की जाती है ये तो बैंक वॉलेट में रख दी जाएगी या सेंड टू द RBI को सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ये कैश फॉर्म में रखनी होती है। और ये NDTL एक कंसेप्ट है, इसको देखियो, नेट डिमांड एंड टाइम लिबर्टी जो होता है, हेल्ड बाय बैंक फॉर पब्लिक एंड विद अदर बैंक। जो बैंक को हेल्ड किया जाएगा पब्लिक के लिए और अदर बैंक के पास भी रख देते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लिबर्टीज़। तो अभी CRR का क्या रेट चला हुआ है 4.50। ये फ्लक्चुएट होता है, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में कितनी थी CRR 100%, ताकि इकोनॉमी में न्यू नोट आ गए थे, न्यू करेंसी आ गई थी, तो एकदम बढ़े ना इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी पुराने नोट आएंगे, ओल्ड करेंसीज आएगी, उनको रिजर्व रखो, उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको एज ही रखना है। ठीक है, तो ये था कैश रिजर्व रेशो का कैश रिजर्व रेशो का एग्जाम्पल। कि कोरोना डीमोनेटाइजेशन में CRR कितनी थी 100%, क्योंकि उस टाइम न्यू करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी, वो डी वैल्यू कर दी गई थी और न्यू नोट्स आ गए थे। तो एकदम से ओल्ड नोटों न्यू करेंसी के साथ ओल्ड नोट्स का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हम CRR का यूज़ करते हैं। ये भी एक अच्छा टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके 2 प्राइमरी पर्पज़ हैं, सिक्योरिटी ऑफ अमाउंट की जो एंड कस्टमर वांट टू डिपॉजिट बैक। सिक्योरिटी ऑफ अमाउंट का मतलब कि कस्टमर चाहते हैं कि मेरा पैसा आफ्टर 1 मंथ जैसे सैलरी आ गई वो निकालने लगेगा, या खर्चे हैं 20 तारीख के आसपास निकालने लग गए, तो गवर्नमेंट ATM में डालती है या फिर वहाँ लाइन में लग के लोग भाग लेते हैं। तो उससे क्या है, लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो इसलिए वो जो पैसा कहाँ से दिया जाता है, CRR से। और कीपिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि ये इस पर ना तो कोई टैक्स दिया जाए, इंटरेस्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी। आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि इसकी रेट बढ़ा देंगे। जैसे ये 4% है, अब गवर्नमेंट ने बढ़ाया इसको 50% कर दिया, तो बैंकिंग सिस्टम के पास खर्च करने के लिए 50 ही बचे। पहले कितने थे, 96, 4% लगा लो, पहले 4% रेट था तो 96 बचे। अब खर्च करने के लिए 50 पैसे हैं, तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि लोग बाग कम परचेज करने की कोशिश करेंगे, या लोग कम लोन लेने की कोशिश करे जाएगा, और इकोनॉमी सिस्टम के अंदर क्या होगा, मनी की सप्लाई कम होगी। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। लगा लो कि कोई बैंक RBI की गाइडलाइन को दरकिनार कर दे कि भाई हम तो मान ही नहीं रहे, तो क्या करेगा, अगर RBI इंस्पेक्शन करती है, अगर वो CRR नहीं रखते हैं तो 3% का पेनल्टी लगेगा। अगर सेकंड टाइम करते हैं तो 5% पे लगेगा। किस पे लगेगा, अबोव द बैंक रेट। बैंक रेट लगा लो, बैंक रेट है 5%, उसके ऊपर 3 और लगा दो, 8% हो गया। सेकंड टाइम करते हैं तो प्लस में 5 हो, तो 10% लग जाएगा क्या, पेनल्टी। तो नेक्स्ट होता है कि ये बैंक रेट होता है क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है जो सेंट्रल बैंक का, जो RBI के द्वारा चार्ज किया जाता है कॉमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए। अगर RBI किसी जैसे बैंक को नीड है मनी की, तो उन्होंने RBI से लोन लिया,
तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो बैंक उसको जिस रेट पे देगा उसमें एडिशन 3 और 5% ऐड कर दो तो उसको पेनल्टी रेट में एज ए लिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटो, इसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये सिमिलर है CRR की तरफ ही, इसके भी ड्यूल पर्पज है, वही कंट्रोल इन्फ्लेशन, इंश्योर द सोल्वेंसी ऑफ बैंक। तो और ये क्या करती है, कंपेल करती है बैंक मतलब RBI किसको, गवर्नमेंट बैंक्स को कि इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर, कैश या कोई फॉरेन करेंसी खरीद लो या कोई गोल्ड खरीद लो, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो कंपेल किए जाते हैं बैंक के भाई इनमें इन्वेस्टमेंट करो। क्या इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है? यस। इस पर क्या होता है कि बैंक अर्न प्रॉफिट, इस पर अर्न प्रॉफिट होता है। और ये कितना परसेंट होता है? लगा लो 100 रुपीज़ बैंक के पास आए, उसमें से अभी रेट चला कि 18% जो है गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, इसको या इन्वेस्टमेंट करेगी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंक के ऊपर, ट्रेजरी बिल के ऊपर, और ये 18% है फ़िलहाल। तो इससे क्या आगे पहले 17.5% थे, 0.5 और बढ़ा देगी। क्या इससे मनी सप्लाई कम हो गई मार्केट के अंदर, और क्या हो गया, डिमांड घट गई और इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल किया जा रहा है इससे। तो एक अच्छा टूल है CRR की तरह इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। बट इसमें क्या डिफरेंस है CRR से? इसमें हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, CRR के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें लिक्विडिटी एसेट है, इसमें जैसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी एसेट का मतलब क्या है? ईजी टू सेल और ईजी टू परचेज। लिक्विडिटी एसेट का मतलब है ईजी टू सेल और ईजी टू परचेज किया, जैसे गोल्ड हो गया, कभी बेच लो कभी खरीद लो, कैश, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, ये होते हैं। अगर ये फेल्स हो जाए, बैंक इसको मेंटेन ना करें, तो क्या होगा? वही लाइक सेम CRR, बैंक रेट के ऊपर +3% और 5% लगेगा सेकेंड टाइम। तो नेक्स्ट है रिपो रेट। रिपो रेट क्या होता है? जैसे बैंक को पैसे की नीड है, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए है, तो क्या करेगा? RBI से क्या होगा? पैसे लेगा, रिपो रेट। मतलब ये बैंक लगा लो कि बैंक चाहता है RBI के पास मुझे पैसे की नीड है फॉर शॉर्ट टर्म, तो बैंक RBI बोलेगा कि मुझे कुछ कोलेटरल दो। कोलेटरल का मतलब क्या गिरवी रखोगे? तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी बिल है, वो रख दिए जाएंगे RBI के पास, ठीक है। और RBI को क्या देगा? बैंक को मनी देगा। तो ये इसमें रिपो रेट में ऐसे होता है। अगर हाई कर दी जाए रिपो रेट तो क्या होगा? मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई हो जाएगी एक्सपेंसिव, और लेजर क्रेडिट विल फ्लो। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो जैसे मनी के इंटरेस्ट रेट बढ़े तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़े तो पीपल्स क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे लोन लेना, अवॉइड लोन्स, किसी से बाद में लोन लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, जो सस्टेनेबल अमाउंट रेट हो इंटरेस्ट का। तो यही है कि जब बैंक को नीड हो लोन की तो RBI के पास जाता है और कुछ ना कुछ कोलेटरल वहाँ रखता है। जो FD होता है वो रिटर्न की जाती है। जैसे FD करा दिया आपने अभी 1 लाख रुपए की, आपने बोला कि एक 1 ईयर के लिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, किसके ऊपर मिलेगा? रिपो रेट के ऊपर। अगर रिपो रेट कम है तो FD का रेट भी कम, अगर रिपो रेट ज़्यादा है तो FDI का रेट भी बढ़ा दिया जाता है। तो नेक्स्ट है रिवर्स रिपो रेट। इसमें क्या था कि बैंक के पास एक्सेस अमाउंट में पैसा है, लगा लो कि लोन कम लिया पीपल्स ने, तो जो सरप्लस कैश है वो बैंक RBI के पास जमा करा देगा, लो जी ये मेरा पैसा है। तो फिर RBI उसको क्या देगा? इंटरेस्ट रेट देगा, उसको बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट। तो इसमें ये क्या करता है कि जो एक्सेस अमाउंट में जो मनी है बैंक के पास उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लिक्विडिटी का मतलब क्या आता है कि मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, बैंक का भी लॉस नहीं होगा और कुछ अमाउंट में, और RBI क्या करेगा? उसको फर्दर कहीं ना कहीं या किसी बैंक को या फिर इन्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल में। तो उससे क्या RBI भी जो उनका डिफरेंस होगा इंटरेस्ट रेट का, कुछ ना कुछ अर्निंग करेगा। और ये क्या सेफ़ रिटर्न्स होती हैं इससे। RBI के पास रखा है तो वो क्या सेफ़ रिटर्न्स मिलते हैं इसमें। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होता है? काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू जो रिस्की बॉन्ड होती है, उसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बट उसमें पैसा डूबने का खतरा भी रहता है। इसी ट्रेजरी बिल का आप एक फ़ोटो देख सकते हो, ऐसे होता है ट्रेजरी बिल, उसमें डेट, टाइम, नेम सब कुछ लिखा होता है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, इसमें किस किस टाइप की होती हैं देख लेना, कितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 45%, सोशल सिक्योरिटी, यहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट की जाते हैं।
जो हाई रिवर्स रिपो रेट होगी तो उसका इधर जो क्रेडिट होगा, जो लोन है वो घटेगा, क्योंकि रिवर्स रिपो रेट के रेट बढ़े हैं तो जो क्रेडिट का के रेट भी बढ़ेंगे और उससे क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगी और उससे क्या होगी, मनी एक्सपेंसिव होगी, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो ये था आज का डिसीजन और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जी जो अदर्स टर्मिनोलॉजी रहेगी क्वान्टिटेटिव टूल की। थैंक यू वॉचिंग इट वेरी पेशेंटली।